हेलो गाइस। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आई एम द ग्रेट इमोर्टल। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है एक पहाड़ के पास कुछ लोग हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए आए होते हैं। वे लोग बोलते हैं कि ताइशुआन ये डिवाइन स्क्रिप्चर अपर रिलम का है, तुम इसे लेने की कोशिश मत करना, आज तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। ताइशुआन, अगर तुम जीना चाहते हो तो हमें डिवाइन स्क्रिप्चर और तुम खुद को हमारे हवाले कर दो। ताइशुआन कहता है, अजूरे किंग, इन्फिनिटी वनरेबल किंग एंड गोल्डन ईगल डेमन, क्या तुम लोग मुझे हराना चाहते हो? तुम लोग इतने अच्छे हो कि मैं तुम्हारे हाथ में खुद को सौंप दूँ। ठीक है, तुम लोग मरो मेरे साथ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर का आँख खुलता है और वो अपने मन में कहता है, क्या ये अर्थ है? मैं तो अजूरी किंग, इन्फिनिटी वनरेबल किंग इन लोगों के साथ लड़ रहा था और मैं फिर सुसाइड कर लिया। क्या ये डिवाइन स्क्रिप्चर का कमाल है? फिर हमारे मेन कैरेक्टर अपने मन में कहते हैं कि मैं ली ताइशुआन, जो अपने ब्लड लाइन सेट का हेडमास्टर था, पूरा वर्ल्ड मुझे डिवाइन वनरेबल कहा करते थे। पूरे हेवेंस रिलम के 3 सबसे बड़े सेक्ट के अंदर ब्लड लाइन सेक्ट सबसे पावरफुल सेक्ट है। मैं इकलौता एक ऐसा पर्सन हूँ जो कुछ साल के अंदर ही डिवाइन वनरेबल पहुँच चुका था, जहाँ तक जाने के लिए सब लोगों को कई हजार हजार साल लग जाते हैं। फिर एक लड़की का आवाज़ आता है, यात्रीगण, हम लोग सोजू स्टेशन आ चुके हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 20 साल पहले भी सुजू आ चुका हूँ मैं। भगवान का शुक्र है कि मुझ में अभी भी थोड़ा ताइशुआन का प्रोटेक्शन क्यों बचा हुआ है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर जैसे ही टैक्सी में बैठते हैं, उसकी वाइफ का कॉल आता है। कॉल उठाने के बाद, ली साओ फैन, कहाँ हो तुम? टीचर की पार्टी 30 मिनट में शुरू होने वाली है, तुम्हें आना ही होगा अभी। मुझे समझ नहीं आता कैसे तुम्हारे जैसा गधा मेरा बॉयफ्रेंड है। ली साओ फैन मन में सोचता है, मुझे याद है मैं सोजू सिटी में आया था उससे शादी करने। बाद में उसने अपना इरादा बदल दिया और मुझे धोखा देकर उस अमीर इंसान की दूसरी औलाद के साथ उसने शादी करने की ठानी। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोग हमारे मेन कैरेक्टर शाओ फैन को घेर के मार रहे थे। उनमें से एक आदमी बोला, ध्यान से देख कमीने, तू किसकी गर्लफ्रेंड चुरा रहा था? तेरी औकात क्या है? शाओ फैन अपने पुराने लाइफ के बारे में कहता है, वो लोग वही नहीं रुके, वो लोग मेरी किडनी भी काट के ले गए और मुझ पर एसिड भी डाला। उन लोगों ने उसके बाद मेरे ऊपर रेप केस का चार्ज लगा के मुझे जेल भेज दिया पूरे 10 साल के लिए। मेरे गरीब पिता को अपनी पूरी जायदाद बेचनी पड़ी लीड्स को खरीदने के लिए। शाओ फैन के पापा कहते हैं, ये ले लीजिए, मेरी सारी जायदाद ले लीजिए, पर मेरे बेटे को प्लीज़ छोड़ दीजिए। जेल से निकलने के बाद जब मैं घर पहुंचा, मेरी वेलकम करने के लिए वहां सिर्फ एक ही चीज़ पड़ा था, मेरे पापा का मृत शरीर। फिर सालों तक मुझे एक कुत्ते की ज़िंदगी जीनी पड़ी। बदबूदार, निकल जाओ मेरे सामने से। अंत में मेरे जीने की सारी इच्छा चली गई और मैं सुसाइड कर लिया। किसे पता था कि बदकिस्मत इंसान के अंदर भी कुछ अच्छा किस्मत होता है, इसीलिए मुझे कल्टीवेशन वर्ल्ड भेजा गया और मैं बन गया द डिसेंडेंट ऑफ ताइशुआन ब्लड लाइन क्लैन। पिछले जन्म में मैं एक डिवाइन वनरेबल ऑफ द अपर रिलम था, पर सबसे बदकिस्मती की बात है कि वो द रिसेंटमेंट इन द लोअर रिलम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। वो पूरी तरह शैतानी दिमाग बन चुका है, जो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर रहा है। आखिरकार इंसाफ मेरे साइड में है पापा, आई एम बैक। फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि 2 गाड़ी की ज़ोरदार टक्कर होती है। उसमें एक गाड़ी जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ था, उसका ड्राइवर पीछे घूम के पूछता है कि हे, क्या तुम ठीक हो? पर जब वो ड्राइवर पीछे घूमा तो शाओ फैन वहाँ नहीं था। ये देखकर वो घबरा गया, कहाँ है ये? फिर अचानक एक गाड़ी आके दूसरी गाड़ी को टक्कर मारती है। तभी शाओ फैन उस दूसरी गाड़ी को पकड़ लेता है।
वहाँ खड़े आसपास के सारे लोग चौंक जाते हैं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? अगर मैं ये अपनी आंखों से नहीं देखता तो मुझे ये विश्वास ही नहीं होता कि ये सच है। डिवाइन पावर, यही डिवाइन पावर है। मुझे नहीं लगता एक पतला जवान लड़का ये कर सकता है। फिर आगे की सीन में दिखाता है कि जो दूसरी गाड़ी है वो खाई में गिरने वाली है, पर तभी शाओफेन आके उसको संभाल लेता है। फिर शाओफेन अपने मन में सोचता है, मेरी ताकत अभी भी बहुत कमज़ोर है, मुझे मेरी कल्टीवेशन बेस को रिस्टोर करना होगा बहुत सारा ताकत पाने के लिए, ताकि मैं अपने रिश्तेदारों की सुरक्षा कर पाऊँ। उस दूसरी गाड़ी से एक दादाजी और एक लड़की निकलती है। लड़की बोलती है, दादाजी संभल के। ग्रैंडपा बोलते हैं, प्लीज़ रुको, मैं शाओपेन ज़ेंग हूँ, शुक्रिया हमें बचाने के लिए। शाओफेन बोलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, कि आपने देखा नहीं। ग्रैंडपा बोलता है, मुझे नहीं पता कितना शुक्रिया अदा काफ़ी होगा तुम्हारे लिए। फ्यूचर में अगर आपको कोई भी काम हो तो मुझे बताना, ये मेरा इलाका है, सौज़ों में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शाओफेन बोलता है, मुझे ज़रूरत नहीं है। लड़की बोलती है, रुक जाओ, हमारा परिवार किसी का कोई एहसान नहीं रखना चाहता ताकि कोई हमारा फ़ायदा ना उठा सके। तो बताओ तुम क्या चाहते हो? फिर ग्रैंडपा कहते हैं, लीनर बदतमीजी मत करो। फिर शाओफान कहता है, शाओ फैमिली, अच्छी बात है, तो मुझे अब 1000 साल पुराना जीन सेंस चाहिए मेरे टेंडेंस से कनेक्ट करने के लिए, क्या तुम कर सकती हो? फिर ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे माफ़ कर देना इसके लिए, वो मेरी ग्रैंड डॉटर है, शाओ शेलियन, बचपन से ही बड़ी लाडली है वो। वैसे तुम शाओजोगी तो नहीं लग रहे, तो मैं तुम्हें कैसे कॉल करूं? फिर शाओफान कहता है, दादाजी लगता है कि तुम मुझ पर एक और कर्जदार हो जाओगे। फिर लड़की अपने मन में सोचती है, इस आदमी के इरादे मुझे सही नहीं लग रहे हैं, लगता है कि ये दादाजी से कुछ तो चाहता है। फिर अचानक लड़की पीछे घूमती है और चिल्ला के कहती है, दादाजी संभल के। फिर अचानक दिखाया जाता है कि एक आदमी आके अचानक शाओफैन पे अटैक करने की कोशिश करता है। फिर तभी दिखाया जाता है कि एक आदमी पीछे से शाओफैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और बोल, साली तुझे पता भी है कि इसका कार क्रैश करवाना कितना मुश्किल था, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में टांग अड़ाने की, कमीने। फिर अचानक शाओफैन पीछे मुड़ा और अपनी अद्भुत शक्ति से खुद को बचा लिया। ये सब देखकर किलर समझ नहीं पाया कि ये हुआ क्या। तभी अचानक शाओफैन का जोरदार हमला और किलर ब्रिज से बाहर जा गिरा। फिर ये सब देख के दादाजी अपने मन में सोचते हैं, सच्चा एसेंस ब्लो सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर ही ये सब कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जवान लड़के में ग्रैंड मास्टर की शक्ति है? ग्रैंड मास्टर इस दुनिया के सबसे बुजुर्ग है, सबसे यंगेस्ट ही तो 50 साल का होगा। ये जवान लड़का ग्रैंड मास्टर के लेवल तक पहुंच गया, ये तो काफी रेयर है। क्या ये एक शैतान है? फिर अगली एपिसोड में दिखाया जाता है कि ये सब अपनी आंखों के सामने देख के लड़की चौंक गई और सोचती है कि इसको अपना हाथ भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा इस एसेसियन को मारने के लिए। ये है कौन? फिर शाओफान कहता है, ये तुम लोग को मारने आया था, पर बदकिस्मती से ये पहले मुझे मारना चाहता था। फिर शाओफान उस एसेसियन के पास गया और उसकी तरफ घूरते हुए कहा, लगता है तुम जीना नहीं चाहते हो। फिर दादाजी कहते हैं, मुझे पता नहीं था कि आप ही लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने ये पहले नोटिस नहीं किया, और आपने हमारी इतनी मदद की, हमें बचाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊँ। ये बोल के जैसे ही दादाजी नीचे झुके, उनके गले से अचानक एक पेंडेंट नीचे गिरने लगी और वो देख के शाओफैन दंग रह गया। वो सोचने लगा, हाँ, ये औरत कुछ जानी पहचानी से लग रही है, ये पत्थर बहुत जाना पहचाना है, मैंने कहीं देखा है, कहीं ये डिवाइन स्टोन की क्योस से तो नहीं बना है।
ठीक है, अगर आप मुझे रीपे करना ही चाहते हो इतना तो एक काम करो, मुझे अपना ये जेड नेकलेस दे दो। इतना कहते ही दादाजी मान गए और वो अपने गले से नेकलेस उतार के शाओफैन के हाथ में देते हुए कहे, ठीक है, आपको अगर ये पसंद है तो रख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर शाओफैन कहता है, ये जेड तो आप पे कोई काम आया नहीं है, बट ये मेरे बहुत काम का है। तो अब आप और हम इक्वल हुए, आपका मेरे पे अब कोई एहसान नहीं है। इतना कहते ही शाओफैन वहाँ से जाने लगा और लड़की गुस्से से दादाजी से कहती है, ग्रैंडपा, आपने ये क्यों किया? वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, उसको वो जेड नेकलेस क्यों दिया आपने, जो आप इतने टाइम से हर टाइम पहनते हो? तुम्हें पता है वो अर्थ कॉन्करर लोंग तियांगन जो साउथ ईस्ट मिलिट्री बेस से है। लोंग तियांगन एक इकलौता ऐसा एक्सपर्ट है साउथ ईस्ट मिलिट्री बेस में जिसे नॉर्थ वेस्ट के गार्ड द फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर मिला। टेररिस्ट बस उसके नाम से ही कांपने लगते हैं। उससे पहले लोंग तियांगन वेस्ट अफ्रीका के राइटियस रीजियन में चार्ज करता था। वो दुश्मनों का सर काट के ले आया गोलियों की बारिश में और 2000 से भी ज़्यादा दुश्मनों को मार के मिलिट्री का द इनविंसिबल गॉड बन गया। फिर लड़की कहती है, हाँ तो आप ये सब अभी क्यों बता रहे हो? फिर दादाजी कहते हैं, क्योंकि इसकी शक्ति और लोंग तियांगन की शक्ति कुछ एक समान लग रही है मुझे। फिर अगले ही सीन में शौजो का एक 5 स्टार होटल व्हाइट शॉन दिखाया जाता है। व्हाइट शॉन के गेट पे खड़े हुए शाओफैन सोचता है, मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में यहाँ पे बहुत कुछ सह चुका हूँ, पर अब सब कुछ बदल चुका है। याओ शाओकुन, अब तुमसे मिलने की ही देरी है बस। फिर अचानक पीछे से उसकी वाइफ का आवाज़ आता है, ली शाओफैन, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम हमेशा देर करते हो, तुम बेकार आदमी कहीं के, मुझे सारा दिन वेट करवाया। फिर ली शाओफैन कहता है, हाँ रास्ते पे कुछ दिक्कतें आ गई थी। इतना सुनते ही तभी उसकी वाइफ वो दाओ शुआंग अपने मन में सोचने लगती है कि ये पहले से बहुत बदला बदला सा लग रहा है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तभी उसके पास एक लड़की आके बोलती है, दाओ शुआंग, ये कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या गांव से? ये बहुत ही मेसी लग रहा है मुझे तो। ये इतना गरीब है और इसकी हिम्मत तो देखो, तुमसे मिलने आया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं यांग शॉ को ही चूज करती। तभी दाओ शुआंग कहती है, प्लीज बस करो, बहुत हो गया। फिर शाओफैंग सोचता है, ये औरत तो सुसाओ यांग है, एक लिटरेचर टीचर। यही वो औरत है जो मेरे पिछले ज़िंदगी में मुझे नीचा दिखाती थी। फिर दियाओ शुआंग कहती है, तुम इसी के लायक हो, इतनी अच्छी जगह में तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन के आए हो? कुछ अच्छा नहीं मिला पहनने को? देखो तुमने मेरी कितनी बेइज्जती कर दी। फिर लड़की कहती है, चलो चलो अंदर चलते हैं, इस गरीब पे इतना वर्ड्स खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर शाओफैन अपने मन में सोचता है, वैसा ही एटीट्यूड जो पिछले ज़िंदगी में था, सही है। फिर शाओकुन दियाओ शुआंग से कहता है, लगता है शाओफैन यहाँ भी आ चुका है। फिर दियाओ शुआंग हंसते हुए कहती है, हाँ पर तुम इसकी चिंता मत करो, वो एक गरीब इंसान, उसको छोड़ो। फिर शाओफैन स्मोक करते हुए एक कोने में जाके बैठ जाता है एक चेयर पे। फिर शाओकुन कहता है, हाँ ये बहुत अकेला ही है, कोई इसकी परवाह नहीं करता, बोल के वो हंसने लगता है। फिर वो शाओफैन की तरफ देख के उसको बोलती है, ली शाओफैन, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती हूँ, घबराओ मत, बस इतना ही है कि तुम इतने खास नहीं हो। फिर शाओकुन कहता है, दाओ शुआंग, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो, चलो मेरे साथ, और उसको उसकी औकात दिखाते हैं। शाओकुन के पास खींचते ही दाओ शुआंग शर्मा जाती है, उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। फिर पास से ही एक आदमी बोलता है, इसको शाओकुन के ताकत के बारे में पता नहीं है शायद, अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं खुद को कहीं जाके छुपा लेता लंबे समय के लिए। फिर पास से एक और आदमी बोलता है, ये गरीब लड़का, इसकी हिम्मत तो देखो, ये शाओकुन से कंपटीशन करना चाहता है, वो भी एक सुंदर लड़की को लेके।
फिर एक और आदमी ने कहा, एंसेस्टर सही कहते हैं, तुम गरीब, तुम्हारी औकात क्या है, तुम अमीरों से नहीं लड़ सकते हो, खुद को शर्मिंदा मत करो। फिर शाओफैन मन में सोचता है, चलो शुरू हो गया है। शाओकुन शाओफैन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाय, तुम ली शाओफैन हो ना? अच्छा लगा तुमसे मिलके। तभी शाओफैन कहता है, माफ़ करना, मैं सिर्फ अपने दोस्तों से हाथ मिलाता हूँ और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे दोस्त बन सको। ये बात सुनते ही शाओकुन गुस्सा हो गया और कहा, हाँ कमीने, मरना चाहता है क्या तुम? फिर दाओशुआंग बोली, शाओफैन, अभी माफ़ी मांगो शाओकुन से, वो इस ट्रेनिंग रूम का प्रेसिडेंट है। फ्यूचर में तुम्हें उसी के कहे मुताबिक काम करना होगा। अगर तुम ऐसे ही ये रिश्ता ख़राब करोगे तो क्या तुम इस स्कूल में रह सकते हो? तुम्हें यहाँ काम करना है या नहीं? फिर तभी शाओयिंग पीछे से आके बोलती है, मुझे समझ में नहीं आता कि दाओशुआंग का ऐसा गरीब दोस्त क्यों है। इसके कपड़े तो देखो, सो गंवार टाइप्स। फिर तभी एक लड़की पास से आके बोली, हाँ तुमने सही कहा, इस यंग शॉ के बारे में बात ना ही करो तो बेहतर होगा। इससे 100 गुना ज़्यादा बेहतर तो शाओयिंग का बॉयफ्रेंड है। इतने में ही आसपास के सारे लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और शाओफैन से कहने लगते हैं, तुम गवार, माफ़ी मांगो यांग शाओ से। यांग शाओ यहाँ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। तुम्हारी हिम्मत कैसी उससे बदतमीजी से बात करने की? हाँ, अगर तुमने अभी उससे माफ़ी नहीं मांगा ना तो यहाँ से इतनी आसानी से जाने के बारे में सोचना भी मत। फिर शाओकुन बोला, ली शाओफैन, तुम्हें सुनाई दे दिया होगा, कोई नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे रहो और मुझे तुम्हारी ये माफ़ी भी नहीं चाहिए, तो जस्ट यहाँ से निकल जाओ। फिर शाओफैन अपने मन में सोचता है, हाँ हाँ कर लो, मैं भी देखता हूँ तुम कितना शो ऑफ कर सकते हो। फिर शाओकुन ने कहा, जल्दी करो और चले जाओ यहाँ से अपने गाँव। दोबारा कभी दाओशुआंग को परेशान मत करना, तुम उसके लायक नहीं हो। तभी वहाँ उस ट्रेनिंग रूम का प्रेसिडेंट आता है और कहता है, मैं तुम्हें आदेश करता हूँ कि तुम अभी उठो और शाओकुन से माफ़ी मांगो, उसके बाद ये सीट खाली कर दो क्योंकि तुम इसके काबिल नहीं, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है कि तुम यहाँ बैठो। फिर शाओफैन कहता है, अच्छा वो पोजीशन जिसकी हैसियत शाओकुन के भी नहीं है। फिर शाओकुन कहता है, मेरे यहाँ व्हाइट शैन होटल में स्टॉक है, तो अब तुम ही कहो, मेरी कैसे कोई हैसियत नहीं है यहाँ बैठने की? एक गरीब इंसान तुम्हारे जैसा, तुम्हें शर्म नहीं आता यहाँ बैठते हुए? फिर शाओफैन गुस्से में मन में कहता है, मरो फिर, बोल के वो अपने पावर से उस सीट पे मैजिक कास्ट कर देता है और बोलता है, ठीक है, अगर तुम इतना ही यहाँ बैठना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर आई होप तुम इसके बाद पछताओगे नहीं। फिर शाओकुन कहता है, लगता है तुम्हें अपनी औकात पता चली गई है। फिर जैसे ही शाओकुन चेयर पे बैठे, फिर अगले ही सीन में जैसे ही शाओकुन सीट पे बैठा वैसे ही उसके पीछे आग लग गई। तभी दाओशुआंग पूछती है शाओकुन से, तुम ठीक हो ना? उसकी इतना पूछते ही उसको एक जलन सी महसूस हुई और उसने देखा कि उसकी स्कर्ट पे भी आग लग गई। तभी एक आदमी आके उन पर जोरों से पानी डाल दिया। उन दोनों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। फिर शाओकुन अपने मन में सोचा, ये क्या हो रहा है, चेयर पे आग कैसे लग गई? तभी वो दोनों ऊपर देखते हैं कि झूमर हिल रहा है और गिरने ही वाला है। इससे पहले कि शाओकुन कुछ कर पाता, झूमर उसके ऊपर गिर जाती है और वो नीचे गिरा मदद के लिए पुकारता है। तभी एक आदमी उसे अपने कंधे पर उठाते हुए कहता है, जल्दी उसे हॉस्पिटल ले जाओ, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी अगर उसके जख्म इन्फेक्टेड हो गए तो। तभी शाओफैन सिगरेट पीते हुए कहता है, तुम 2 कौड़ी का एक कीड़ा, मेरी नज़रों के काबिल नहीं। फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि शाओकुन को वो आदमी आराम से अपने गाड़ी में बैठाता है उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। जैसे ही गाड़ी पे बैठ के वो लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तभी अचानक टायर पे आग लग जाती है और वो लोग मदद के लिए पुकारने लगते हैं।
तभी वहाँ आसपास सब लोग बोलने लगते, ये कैसे हो गया, गाड़ी में आग कैसे लग गई, हो क्या रहा है, ए भगवान, लगता है यहाँ पे कोई भूत है, बचाओ बचाओ बोल के सब लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी दूर खड़ा हुआ शाओ फैन बोलता है, अच्छा है, अच्छा ड्रामा चल रहा है, अब बस तुम लोग इंतजार करो, शो तो अभी शुरू हुआ है। तभी दियाओ शुआंग शाओफैन के पास आके कहता है, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, तुम अभी जाओ और जाके आराम करो, कल प्रपोजल भी तो है। फिर शाओफैन कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं कल जल्दी तैयार हो जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। फिर वहाँ से जाते जाते शाओफैन सोचता है, फ्यूचर में मेरे मार्शियल दिल को मजबूत करने के लिए मैं मेरी ज़िंदगी में कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। कल के प्रपोजल के लिए मुझे सही समय पे आना होगा। यांग शाओगुन, तुम बस देखते जाओ। तभी दियाओ शुआंग अपने मन में सोचती है कि इतनी दूर से आया है मुझसे मिलने के लिए और मैं इसको बाहर अकेले जाने के लिए छोड़ रही हूँ। चलो छोड़ो, हम दोनों वैसे भी एक दुनिया से नहीं हैं। तभी शाओइंग आके दियाओ शुआंग से कहती है, चलो छोड़ो उसको, उस गरीब के और हमारे रास्ते अलग है, एक नहीं है, और तुम तो यांग शो जैसे अमीर इंसान को डिजर्व करती हो, और ये भी लो, इसके इस्तेमाल से वहाँ पे जाके शावर ले लेना और कुछ अच्छे कपड़े भी पहन लेना घर जाने से पहले।